अरे नहीं, आपने कुछ ऐसा निगल लिया है जिसे आपके मुंह में या आपके पेट तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप जूस का एक घूंट लेने के लिए अपना मुंह खोलते हैं और आपको किसी तरह की भिनभिनाहट सुनाई देती है। ये वास्प नहीं था, लेकिन वैसा ही दिखने वाला कोई कीड़ा था। ये वास्प का ही कोई बड़ा रिश्तेदार है। हॉर्नेट 5.5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इन्हें निगलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये संभव है। इनके 2 पंख, एंटीना, 6 पैर और बड़ी बड़ी गहरी आंखें होती हैं। ये रंगीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर हॉर्नेट्स का शरीर पीली या सफेद धारियों के साथ काले और भूरे लाल रंग का होता है। हॉर्नेट वास्प परिवार का हिस्सा है, लेकिन ये आम वास्प से बड़े और चौड़े होते हैं। अपने कजिन्स की ही तरह इनके शरीर के पिछले हिस्से में एक नुकीला डंक होता है, जिसकी बनावट ऐसी होती है कि डंक मारने के बाद भी ये टूटता नहीं है। ये उस ग्लैंड से जुड़ा होता है जहां जहर होता है। नर हॉर्नेट घुसपैठियों की ओर अग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन डंक सिर्फ मादा हॉर्नेट ही मार सकती है। एक हॉर्नेट का डंक वास्प के डंक की तुलना में यकीनन ज्यादा दर्दनाक होता है। एक हॉर्नेट का डंक मधुमक्खी के डंक से कम जहरीला होता है, लेकिन इसके डंक से दर्द ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि इसके जहर में केमिकल एसिटाइल कोलिन ज्यादा होता है, जो डिस्कम्फर्ट या बेचैनी की वजह बनता है। ये हॉर्नेट आपके पास शायद इसलिए आया था क्योंकि एक तो आज दिन में अच्छी धूप थी, जो इनके घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, और दूसरे आप जो खाना पिकनिक पर लेकर आए हैं वो इसे आपकी तरफ खींच लाया। शायद पास में इनका कोई घोंसला होगा। हॉर्नेट्स कम एग्रेसिव होते हैं, इसलिए वो आपको डंक मारने के लिए आपका पीछा नहीं करते, लेकिन अगर ये आपके मुंह में चला जाए तो ये डर जाएगा और परेशान हो जाएगा। इसलिए ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने और किसी भी तरह से अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर आप इसके घोंसले के बहुत करीब आ जाते हैं और इसे आपसे खतरा महसूस होता है, तो ये और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और अपने घोंसले की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। अगर कोई हॉर्नेट आपको गले या मुंह में डंक मारता है तो उस जगह और आसपास की जगह में सूजन आ सकती है। यह आपके सांस की नली को ब्लॉक कर सकता है और स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ सकती है, खासकर अगर आपको इससे एलर्जी हो। और अगर वही हॉर्नेट किसी तरह आपके पेट तक पहुंच जाए और जिंदा बच जाए, तो आपका पेट एंजाइम और एसिड से भरा होता है, जो आपके खाने को गलाते या पचाते हैं। इसे हल्के में मत लीजिए। यह एसिड पानी जैसा बेरंग लिक्विड होता है, जो आपके शरीर में हड्डियों और धातुओं जैसे काफी मजबूत मटेरियल और यहाँ तक कि दूसरे ऑर्गन्स को भी गला सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस हॉर्नेट के लिए आपके पेट में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये किसी तरह से एसिड से बच गया और आपको डंक मारने में कामयाब रहा, तो आपके पेट की मजबूत और मोटी परत आपको किसी भी तरह के नुकसान से बचा लेगी और स्टमक एसिड की वजह से हॉर्नेट को आपको दोबारा डंक मारने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे तो आपके साथ ऐसा होने की उम्मीद न के बराबर है, लेकिन अगर किसी तरह से ऐसा होता भी है तो ये गर्म मौसम में होगा, क्योंकि सर्दियों के दौरान हॉर्नेट एक्टिव नहीं होते हैं। ठंड में आपको सिर्फ इनके वीरान घोंसले ही बाहर मिलेंगे। तब इनके छत्तों में सिर्फ नई कम उम्र क्वीन हॉर्नेट्स ही अपने अंडों के साथ जिंदा बच पाती हैं। वे अक्सर महफूज इलाकों जैसे लोगों के घरों या पेड़ की छाल में अंडों की हिफाजत करती हैं। हॉर्नेट सामाजिक कीड़े होते हैं जो लकड़ी चबाते हैं और इसे कागजी गाढ़े घोल में बदल देते हैं, जिससे वे अपने छत्ते बनाते हैं। वे अपने सामुदायिक छत्तों के अंदर सुरक्षित अंडों से निकलते हैं। रानियां छत्तों की इंचार्ज होती हैं और सिर्फ वे ही अंडे दे सकती हैं। दूसरी मादाएं सामुदायिक काम करती हैं, जैसे खाना इकट्ठा करना, छत्ता बनाना, पूरी कॉलोनी की हिफाजत करना और बच्चों को खाना खिलाना। उनके लिए जीवन वसंत ऋतु में शुरू होता है, जब रानी के बच्चे बड़े होकर काम करने लायक हो जाते हैं और छत्ते के अंदर होने वाले रोजाना के कामों को संभालते हैं। हॉर्नेट पेड़ का रस पीते हैं, लेकिन वे काफी चालाक शिकारी भी होते हैं, जो मधुमक्खियों, मक्खियों और दूसरे कीड़ों का शिकार करते हैं। वे ऊंची जगहों जैसे कि पेड़ों की फुनगियों या छतों पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं। ये उनकी शांति प्रिय जिंदगी को बनाए रखने के लिए ज्यादा प्राइवेट और महफूज होता है। अगर उनमें से कुछ जमीन पर घोंसला बनाने का फैसला करते हैं तो वे सुनसान इलाके तलाश करते हैं, जैसे कि खेत या बिल, ताकि कोई भी उन्हें वहाँ परेशान न करे। वे अपने घोंसले का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करते हैं। वे हर साल एक ही घोंसले को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, जब तक वसंत ऋतु में छत्ते के लिए एक नई
जगह नहीं चुन ली जाती तब तक रानी आराम करती है और किसी दूसरी जगह हाइबरनेट करती है। मधुमक्खियां वास्प और हॉर्नेट्स की दूर की रिश्तेदार हैं। वे प्राचीन शिकारी वास्प से विकसित हुए थे, लेकिन उनका फैमिली ट्री 10 करोड़ साल पहले ही अलग हो गया था। प्राचीन वास्प काफी हद तक मधुमक्खियों जैसे थे। वे अपनी संतानों के लिए खाना इकट्ठा करते थे और जब भी जरूरी हो अपने घोंसले बनाते और उनका बचाव करते थे। मधुमक्खियां शिकारी नहीं होती, वे शाकाहारी होती हैं जो ज्यादातर फूलों को खाती हैं, लेकिन उनके पूर्वज आज के वास्प की तरह थे मांसाहारी। वे दूसरे कीड़ों को डंक मारकर पैरालाइज कर देते थे और उन्हें अपने घोंसले में खाने के लिए ले जाते थे। अकेले रहने वाले वास्प अपने डंक का इस्तेमाल शिकारियों से पीछा छुड़ाने के लिए भी करते हैं, जबकि सामाजिक मधुमक्खियां और ततैया अपने घोंसलों की हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। खतरा महसूस होने पर कभी कभी मधुमक्खियां दूसरी मधुमक्खियों को भी डंक मारती हैं। अपने छत्तों को अजनबियों से महफूज रखने के लिए कुछ मधुमक्खियां एंट्रेंस पर खड़े रहकर चौकीदारी करती हैं और अंदर आने की कोशिश करने वाली हर मधुमक्खी को सूंघती हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी दूसरे छत्ते की मधुमक्खी उनका शहद चुराने आई है तो ये चौकीदार घुसपैठिए को काट लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे डंक भी मार देते हैं। मधुमक्खियां आमतौर पर वास्प की तुलना में कम एग्रेसिव होती हैं। ऐसा सिर्फ उनके शांति प्रिय गैर शिकारी स्वभाव की वजह से नहीं होता है। असल में डंक मारने के बाद वो जिंदा नहीं बचती, इसलिए वो इसका इस्तेमाल तभी करती हैं जब उन्हें लगता है कि अपनी या अपने घोंसले की हिफाजत करने का यही आखिरी तरीका है। मधुमक्खियों के डंक पर कांटे होते हैं और डंक मारने के बाद वो उन्हें खो देती हैं। एक मधुमक्खी इसके बाद इसलिए जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि इंसानी त्वचा पर छेद करने के बाद इसे अपना डंक मारने वाला अंग वहीं फंसा छोड़ देना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो मधुमक्खी अपने कुछ जरूरी मसल्स, डाइजेस्टिव मटेरियल, ग्लैंड्स और एक जहर की थैली को खो देती है। इसके पेट के पिछले हिस्से में एक खुला छेद रह जाता है। वैसे मधुमक्खी किसी को डंक मारने के बाद जीवित रह सकती है, लेकिन स्तनपायी जीवों की चमड़ी काफी रोएदार होती है और डंक इसमें फंस जाता है क्योंकि मधुमक्खियां इसे जितना मुमकिन हो उतना गहरा चुभाने की कोशिश करती हैं। इसलिए जब मधुमक्खी भागने की कोशिश करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि कुछ मधुमक्खियां इससे जीवित भी बच जाती हैं और आपको कई बार डंक मार सकती है। ये रानी मधुमक्खियां होती हैं। वे शायद ही कभी अपना घोंसला छोड़ती हैं, लेकिन क्या पता ऐसा हो भी सकता है। एक रानी 5 साल तक जिंदा रह सकती है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर ये रोजाना 2000 तक अंडे दे सकती है। जी हाँ, मधुमक्खियां काफी कमाल की होती हैं। उनकी 5 आँखें होती हैं, 2 सामने और 3 सिर के ऊपर। उनकी आँखों पर बाल भी होते हैं। ये बाल उन्हें उड़ान की रफ्तार और नेविगेशन के लिए हवा की दिशा समझने में मदद करते हैं। वे ऐसा काफी अच्छी तरह से कर लेती हैं। क्या रेल और सड़क नेटवर्क के बिना इंसान किसी देश का सफर तय कर सकते हैं? नामुमकिन। लेकिन मधुमक्खियों के लिए ऐसा नहीं है। उनके पास बी लाइन्स हैं, कुछ इंसेक्ट पाथवे जो हमारे कस्बों और गांवों के इलाकों से गुजरते हैं। बी लाइन्स एक रचनात्मक और खूबसूरत नेटवर्क बनाते हैं जो इंसानी रेलवे की तरह वाइल्ड लाइफ इलाकों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ये नेविगेट करते समय सूरज की पोजीशन का भी इस्तेमाल करती हैं और शायद पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को भी भांप सकती हैं। इसके अलावा उनकी आंखों पर न सिर्फ बाल होते हैं बल्कि ये पोलराइज्ड लाइट को लेकर भी सेंसिटिव होती हैं। ये लाइट बहुत घने बादलों से भी पेनिट्रेट कर सकती है। यही वजह है कि मधुमक्खियां सूरज को देख सकती हैं, भले ही हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके 4 पंख होते हैं, दोनों तरफ मौजूद 2-2 पंख उड़ते समय एक साथ फिट हो जाते हैं और एक बड़ा जोड़ा बनाते हैं। जब वे उड़ नहीं रही होती तो ये पंख अनहुक हो जाते हैं। मधुमक्खियां काफी अच्छी डांसर भी होती हैं। वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा करती हैं। ये 2 तरह के डांस करती हैं, राउंड डांस और वैगल डांस। जब ये राउंड डांस करती हैं तो ये संदेश भेज रही होती हैं कि खाना पास में है, और जब ये वैगलिंग करती हैं तो इसका मतलब है कि खाना दूर है। वे अलग अलग जगहों पर रहती हैं, जैसे रेत के टीले, नरम चट्टाने, वेटलैंड, चौक घास के मैदान, दलदल, हीथ लैंड और सी वॉल। मधुमक्खियां उड़ते हुए भिनभिनाती इसलिए हैं क्योंकि वे अपने पंख सीधे नहीं फड़फड़ाती हैं। उनकी फ्लाइट मसल्स
स्प्रिंगी थोरैक्स वॉल को खींचती हैं और फिर इसे अंदर और बाहर पिंग कराती हैं। मधुमक्खियों के शरीर में कुछ खास मसल्स होती हैं जो सिर्फ एक नर्व इंपल्स से कई बार कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इन सब की वजह से एक मधुमक्खी अपने पंखों को लगभग 200 हर्ट्ज या 200 बार प्रति सेकंड की रफ्तार से फड़फड़ा सकती हैं। इसी को हम भिनभिनाना कहते हैं। वे ऐसी आवाज तब भी पैदा करती हैं जब वे एक फूल से कुछ पराग निकालना चाहती हैं और इसे अपने शरीर पर छिड़कना चाहती हैं। भंवरों के पैरों में गंध होती है। वे अपने पैरों की गंध की छाप उन फूलों पर छोड़ते हैं जिन पर वे ठहरते हैं। ये गंध इतनी तेज होती है कि 24 घंटे बाद भी कोई दूसरा भंवरा इसे सूंघ सकता है और यही भंवरे करते हैं। वे अपने पैरों की गंध का इस्तेमाल गंध पहचानने के लिए करते हैं। वो अपनी गंध किसी अजनबी की गंध या अपने कुछ रिश्तेदारों की गंध के बीच का फर्क पहचान सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे खाना ढूंढने में ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि वे उन फूलों से बच सकते हैं जिन पर दूसरे कीड़े पहले ही बैठ चुके हैं।